गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में किसानों के लिए सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा पोर्टल चलाया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान में किसानों के लिए सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए राज किसान साथी पोर्टल है वो लॉन्च किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में किसानों काश्तकारों के लिए सभी योजनाओं का लाभ है वो अब ऑनलाइन मिल सकेगा राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से। और यह पोर्टल किसानों और पशुपालकों के लिए खासा हेल्पफुल है वो होने वाला है, जिसमें आपको बता दें कि विभागों के जो भी कामकाज में इससे पारदर्शिता आएगी। और कृषि व सहकारिता विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव है कुंजीलाल मीणा, इनके द्वारा इस पोर्टल का काम समय पर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश है वो जारी किए गए हैं। राज किसान साथी पोर्टल पर कुल 150 ऐप है वो विकसित किए जाने हैं और इसमें योजनाओं और खेती से संबंधित हर जानकारी है वो किसानों को इस पोर्टल के माध्यम से मिल सकेगी। इस ऐप आपको बता दें कि इसमें 150 ऐप है वो विकसित किए जाएंगे और प्रत्येक ऐप के निर्माण की तारीख है वो तय की जाएगी और हर महीने इसकी समीक्षा भी की जाएगी। इस पोर्टल के जरिए आवेदन से लेकर किसान के खाते में अनुदान तक की भुगतान की जो भी प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल राजस्थान के कलराज मिश्र के 1 वर्ष के कार्यकाल पर प्रकाशित पुस्तक नई सोच नए आयाम का ऑनलाइन लोकार्पण किसने किया। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के 1 वर्ष के कार्यकाल पर प्रकाशित की गई पुस्तक नई सोच नए आयाम का ऑनलाइन लोकार्पण किया राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लोकार्पण किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के 1 वर्ष के कार्यकाल के अवसर पर जो पुस्तक प्रकाशित की गई है उसका नाम है नई सोच नए आयाम और उसका ऑनलाइन लोकार्पण है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में किया गया था। 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कलराज मिश्र को बधाई भी दी गई और विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष जो सीपी जोशी है वो भी उपस्थित रहे थे। आपको बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र 9 सितंबर 2019 को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और 1 साल का इनका कार्यकाल है। और इसी अवसर पर यह पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसका नाम है नई सोच नए आयाम। इसका लोकार्पण है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान 69.7% साक्षरता दर के साथ सबसे पिछड़े राज्यों में कौन से स्थान पर है। तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार आंकड़े जारी किए गए हैं साक्षरता दिवस के अवसर पर और राजस्थान है वो 69.7% साक्षरता दर के साथ है वो पिछड़े राज्यों में सबसे पिछड़े राज्यों में राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें राजस्थान है वो 69.7% साक्षरता दर के साथ सबसे पिछड़े राज्यों में दूसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर है वो 80.8% है वो आंकी गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से सर्वेक्षण किया गया था जिसमें महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 57.6% है वो नापी गई है। भारत में साक्षरता के मामले में केरल एक बार फिर से पहले स्थान पर रहा है जबकि आंध्र प्रदेश है वो सबसे निचले स्थान पर रहा है। तो केरल है वो प्रथम स्थान पर है, आंध्र प्रदेश है वो निचले स्थान पर रहा है और राजस्थान है वो पिछड़े राज्यों में दूसरे स्थान पर रहा है। तो राजस्थान का भी आपको बिल्कुल याद रखना है। सर्वेक्षण के अनुसार केरल की साक्षरता दर है वो 96.2% रही थी, आंध्र प्रदेश की 66.4% रही थी और राजस्थान की 69.7% साक्षरता दर है वो रही थी। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो मनाया गया था। इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें दौर के तहत जुलाई 2017 से लेकर
जून 2018 के बीच पारिवारिक सामाजिक उपभोग भारत में शिक्षा पर आधारित इस रिपोर्ट में 7 साल या उससे अधिक आयु के लोगों के बीच साक्षरता दर की राज्यवार जानकारी है वो दी गई थी। राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर रहा था सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शहरी गैस वितरण नीति 2020 बनाई जाएगी? तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में शहरी गैस वितरण नीति 2020 लागू किए जाने की घोषणा की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में राज्य में आपको बता दें कि शहरी गैस वितरण ढांचे को योजनाबद्ध एवं समयबद्ध विकास और सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य शहरी गैस वितरण नीति 2020 है वो बनाई जाएगी। इस नीति के माध्यम से शहरों में पाइपलाइन के द्वारा घरेलू गैस का वितरण और उद्योगों के लिए गैस आपूर्ति, सीएनजी स्टेशनों की आवश्यकता अनुसार स्थापना है वो की जाएगी। सीएनजी वाहनों के लिए गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने में सहयोग किया जाएगा। दिशा निर्देश और संबंधित विभागों एवं अधिकृत संस्थाओं के बीच समन्वय बनाने पर जोर है वो दिया जा रहा है। तो राज्य शहरी गैस वितरण नीति है वो राजस्थान में लागू की जाएगी, जिसके माध्यम से पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का वितरण और नेटवर्क है वो विकसित किया जाएगा राजस्थान में। इसमें आपको बता दें कि एसीएस माइंस और पेट्रोलियम व चेयरमैन राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के द्वारा राजस्थान राज्य गैस के प्रबंध संचालक डॉक्टर संजीव पाठक से विस्तार से इस पर चर्चा की थी और शहरी गैस वितरण नीति का प्रारूप जल्द से जल्द तैयार कर राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवाने के निर्देश भी जारी किए गए थे। इस नीति का उद्देश्य आपको बता ही दिया, पाइपलाइन के माध्यम से औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू कार्यों से संबंधित प्राकृतिक गैस के उपभोग को प्रोत्साहित करना है और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से राजस्थान में सीएनजी स्टेशनों का नेटवर्क भी बनाया जाएगा, जिससे परिवहन वाहनों को सीएनजी स्टेशनों के माध्यम से गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल रूप से किस थीम पर कृषकों के साथ संवाद कार्यक्रम में प्रदेश भर में आयोजित किया गया था? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल रूप से किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसकी जो थीम रखी गई थी वो थी उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ इस थीम पर वर्चुअल रूप से किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ थीम पर किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्षों पर मौजूद तकरीबन 428 किसानों के साथ इसमें चर्चा की थी। 9 सितंबर को यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था और इस संवाद कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, बैंकों के अधिकारी, नाबार्ड के अधिकारी, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारिता, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी एवं 144 कृषि मंडियों के सचिव भी जुड़े थे। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए तैयार किए गए पोस्टर और ब्रोशर एवं होर्डिंग का भी विमोचन है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 9 सितंबर को इस कार्यक्रम में किया गया था। तो राजस्थान में उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ इस थीम पर किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी द्वारा एक घोषणा भी की गई है जिसके तहत सभी जिलों में एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा और इसका प्रभारी है वो जिला कृषि अधिकारी रहेगा, जो किसानों को उनकी उपज के विपणन से संबंधित आय बढ़ाने और उपज बेचने के लिए लिंकेज की सुविधा के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस किले के बफर जोन में पूरा विरासत के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए बॉयलॉज बनाए जाएंगे? तो हाल ही में आमेर और चित्तौड़गढ़ में ये बॉयलर्स बनाए जाएंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यूनेस्को की ओर से 2013 में विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए जयपुर के आमेर किले और चित्तौड़गढ़ किलों के बफर जोन में पूरा विरासत के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए बॉयलर्स है वो बनाए जाएंगे। इससे होगा क्या कि दोनों किलों में बफर जोन में कोई भी मन मर्जी से निर्माण कार्य, हवेलियां एवं पूरा महत्व के अन्य स्थानों के स्वरूप को खराब नहीं कर सकेंगे। तो इन 2 किलों में यूनेस्को की ओर से आपको बता दें कि बफर बनाने के लिए है वो घोषणा हाल ही में की गई थी, यूनेस्को को रिपोर्ट जारी की गई थी और इसके संबंध में ये
मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में एपेक्स एडवाइजरी कमेटी फॉर हिल फोर्ट की बैठक हुई थी, जिसमें इन दोनों किलों के बफर जोन के लिए बॉयलॉज बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और 1 महीने में बॉयलॉज का ड्राफ्ट है वो जारी किए जाने के निर्देश है वो स्वायत्त शासन सचिव को दिए गए थे। तो इन दोनों किलों में है वो बनाए जाएंगे बॉयलॉज, जिससे कोई बफर जोन में इन जो मन मर्जी से निर्माण कार्य है वो नहीं कर पाए और जो विरासत के जो स्थान है उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान के अशोक मेनारिया, हितेश पटेल और साहिल भास्कर, इन तीनों खिलाड़ियों को मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड से नवाजा जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 27वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड के लिए जो बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें अशोक मेनारिया जो उदयपुर से है उनको सीनियर कैटेगरी में, हितेश पटेल जो उदयपुर से है उनको जूनियर कैटेगरी में और साहिल भास्कर जो जोधपुर से है और इनको सब जूनियर कैटेगरी में साल 2019-20 के लिए मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड के लिए चुना गया है। पूर्व रणजी खिलाड़ी वेद आहूजा की अध्यक्षता की वाली यह चयन समिति है, उसके द्वारा राजस्थान के खिलाड़ियों को वर्ष भर प्रदर्शन के आधार पर सर्वसम्मति से चुना गया है। तो राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को 27वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड से नवाजा जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि अवार्ड के तहत सीनियर कैटेगरी में 15,000 रुपये, जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी में 7500 रुपये का नगद पुरस्कार, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, स्मृति चिन्ह, क्रिकेट बैग है वो प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार हर वर्ष की भांति 6 सितंबर को मथुरा दास माथुर की जयंती के अवसर पर दिए जाएंगे, जो राजस्थान का सर्वोच्च क्रिकेट पुरस्कार है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भीलवाड़ा में आधुनिक तकनीकी युक्त दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान में डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भीलवाड़ा में आधुनिक तकनीकी युक्त दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको बता दें कि एक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के तकरीबन 75 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक तकनीकी युक्त दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया, जो डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को प्रोत्साहन देने हेतु इसका शुभारंभ वो किया गया है। युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक वो अवसर उपलब्ध हो सके, इसके लिए डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से पहले कामधेनु डेयरी योजना भी संचालित की गई थी। अगस्त 2022 तक इस तैयार किया जाएगा। इस जो दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र है जिसकी क्षमता है वो 5 लाख लीटर प्रतिदिन है वो होगी। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की इकाई स्थापित करने पर अब किसानों को 10 हेक्टेयर तक जमीन के भू रूपांतरण की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ओर से विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो 8 सितंबर को किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की ओर से विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस वर्चुअल समिट में शामिल होने के लिए 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें पंजीकरण करवाया था। शिखर सम्मेलन सौर ऊर्जा में कला प्रौद्योगिकियों की अभिनव अवस्था का प्रदर्शन, विचार विमर्श करके सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा में तेजी लाने के लिए है वो इस सम्मेलन का आयोजन है वो 8 सितंबर को किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की ओर से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी शुरुआत है वो भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को की थी, जिसका मुख्यालय है वो भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 121 देश शामिल है, जिसमें लगभग 80% वे देश है जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सितंबर 2020 के अंत में संयुक्त परामर्शदात्री आयोग की 6ठी बैठक आयोजित की जाएगी? जैसा कि आपको पता लग चुका है, भारत और बांग्लादेश के बीच
संयुक्त परामर्शदात्री आयोग JCC की 6ठी बैठक है वो आयोजित की जाएगी सितंबर माह में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सितंबर 2020 के अंत में संयुक्त परामर्शदात्री आयोग JCC की 6ठी बैठक है वो आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। JCC की 5वीं जो बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी, फरवरी 2019 में हुई थी, और ये 6ठी बैठक है भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त परामर्शदात्री आयोग की। ये 6ठी बैठक है जो सितंबर माह के अंत में होगी। 5वीं बैठक में डॉक्टर AK अब्दुल मोमन और विदेश मंत्री जो अब नहीं है इस दुनिया में, सुषमा स्वराज, उनके बीच ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली में फरवरी 2019 में। और इसी 5वीं बैठक के दौरान जो मौजूदा बहुमुखी सहयोग और मजबूत करने के लिए 3 समझौता ज्ञापन है वो किए गए थे। 6ठी बैठक आयोजित होगी सितंबर माह के अंत में बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? विश्व साक्षरता दिवस है वो हाल ही में 8 सितंबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने के लिए और निरक्षरता को कम करने के उद्देश्य से हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है। इसको मनाने का जो निर्णय है वो 17 नवंबर 1965 को लिया गया था। साल 1966 में पहली बार ये मनाया गया था। आपको बता दें कि 2009-10 में संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक है वो घोषित किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक है वो साल 2009-10 को घोषित किया गया था, और जिसमें आपको बता दें कि साल 1966 में पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था। तो पहला 1966 में मनाया गया था। 8 सितंबर को हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की थीम रखी गई है, विशेष रूप से कोविड-19 पर है। विशेष रूप से शिक्षकों की भूमिका और शिक्षा की भूमिका, शिक्षण की भूमिका, साक्षरता शिक्षण और कोविड-19 संकट से परे और उससे ऊपर संकट, और मुख्य रूप से युवाओं और वयस्कों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस थीम पे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो मनाया गया था। कोविड-19 से कैसे निपटना है और इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका है वो रहेगी, इससे संबंधित ये थीम है वो रखी गई है। यूनेस्को की ओर से एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 78 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं वो अनपढ़ है, जिसमें केवल 75% है वो इन्हीं 10 देशों से हैं, जिसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इथियोपिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और कांगो भी शामिल है। तो 78 करोड़ से ज़्यादा लोग अनपढ़ है। ये रिपोर्ट है वो यूनेस्को की ओर से हाल ही में जारी की गई है। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो मनाया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित ग्रंथ संवाद उपनिषद व अक्षर यात्रा का PM श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से विमोचन किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, किसके द्वारा लिखित ग्रंथ संवाद उपनिषद एवं अक्षर यात्रा का प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वर्चुअल रूप से विमोचन किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।